हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था एक फ्लावर का, जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर था, उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल व्यू, जिसमें मैंने आप लोगों से सब कुछ बता दिया था कि उसमें क्या क्या पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। अब हम लोग एम्ब्रियोलॉजी की ओर चलते हैं, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे कि किस तरह से प्लांट्स में स्पोरोजेनेसिस होते हैं, ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, और उसके बाद किस तरह से उनका फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, ये सब होता है। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को यही थिंग्स डिस्कस करने हैं। ओके, तो हम लोग अभी फ़िलहाल कुछ स्टेप्स करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। छोटे स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। कहा जाता है ना कि कम खाना ज़्यादा पचाना, वही हिसाब हमें करना है। थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, एकदम क्लियरली समझिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये नहीं कि एक बार में सब कुछ हम लोग पढ़ लिए और कुछ समझ में ही नहीं आया। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा स्टेप्स करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, मॉर्फोलॉजिकल विवरण मैंने आप लोगों को पहले ही दे दिया है फ्लावर का। अब हम लोग करने जा रहे हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी थे कौन। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बताया था वो थे कौन? वो थे द साइंटिस्ट, क्या नाम था साइंटिस्ट का? दैट इज C.F. वुल्फ। ठीक है, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, C.F. वुल्फ। ये है हमारा कुछ शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि आता है ना अबाउट साइंटिस्ट के बारे में, तो उसके लिए ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्टली हम लोग अब क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने अपने पूरे फ्लावर के स्ट्रक्चर में एंड्रोशियम कवर किया था, गाइनोशियम कवर किया था, फिर हम लोगों ने कैलिक्स, कोरोला सब कुछ पढ़ा था। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं द एंड्रोशियम। ओके, एंड्रोशियम को ही हम लोग, एंड्रोशियम का ही जो यूनिट होता है वो स्टेमेन होता है। स्टेमेन को हम लोग आगे और अच्छे से मतलब डिटेल्स जानेंगे कि स्टेमेन होता क्या है। ओके, तो स्टेमेन जो है, स्टेमेन को ही हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के ये डाउट्स रहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ओके, तो क्लियरली समझिए क्या होता है। हम लोग एक स्टेमेन लेते हैं, दैट इज अ स्टेमेन, दैट इज बाइलोब्ड स्टेमेन। ओके, दिस इज अ बाइलोब्ड स्टेमेन। ये है क्या? ये कलेक्टिव रूप से जनरली एक फ्लावर में ये 6 इन नंबर प्रेजेंट होते हैं। ओके, नंबर में 6 प्रेजेंट होते हैं स्टेमेन। अब ये स्टेमेन जो है, यही स्टेमेन माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से जाने जाते हैं। दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल। ओके, यही स्टेमेन माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से जाने जाते हैं, और यही स्टेमेन आगे चल के हेल्प करते हैं किसमें? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स पोलन ग्रेन्स के कंस्ट्रक्शन में या उनकी रचना में हेल्प करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स। ओके, तो माइक्रोस्पोरोफिल्स में ऐसा क्या है जिसके कारण वो ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ये बनाने का काम वो करते हैं? उनमें प्रेजेंट है एंथर। ओके, उनमें प्रेजेंट है द एंथर। दिस इज कॉल्ड द एंथर। एंथर के बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एंथर ऑलवेज बाइलोब्ड होता है। ओके, बाइलोब्ड, जिसमें 2 पार्ट्स मौजूद होते हैं। ये एंथर अपने अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन किए रहते हैं। ओके, यही एंथर थिकस कंडीशन में होते हैं। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हर एक लोब 2 थिका बनाते हैं। ओके, हर एक लोब 2 थिका बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डाइथिकस कंडीशन। लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन भी है जिसमें एक लोब एक ही थिका बनाता है, जैसे जो कि कहलाता है मोनोथिकस कंडीशन। वो सब मैंने अपने पुराने वीडियो में बता दिया है आपको। तो होता क्या है कि जो थिका बनाता है, इसका जो लोब थिका बनाता है, दैट इज, ये अगर हम लोग इस 1 लोब को ले, ओके, ये 1 लोब ये 2 थिका बनाएगा। ओके, और ईच थिका कंटेन्स माइक्रोस्पोरेंजियम, 1 माइक्रोस्पोरेंजियम। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन
दैट इज दिस वन एंथर। ओके, इस एंथर को अगर हम लोग डिटेल देखें बाय स्ट्रक्चरली तो देखिए ये है इसका डायग्राम। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसमें ये है नंबर 1 पार्ट, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, ये है नंबर 4। ओके, इसमें हुआ क्या, देखिए इसमें 2 लोब्स हुए, एक हमारे लेफ्ट साइड का लोब, एक राइट साइड का लोब, जिसमें कि देख रहे हैं आपकी 2 पार्ट्स मौजूद हैं। लेफ्ट साइड के लोब में 1 और 3 नंबर पार्ट मौजूद है, जिसको हम लोग स्पोरेंजियम कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। और यहाँ पर भी हमारे 2 पार्ट्स मौजूद है, जो कि हमारे क्या कहलाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाएंगे। किस में प्रेजेंट है ये, ईच थीका कंटेन्स 1 माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, ये था थोड़ा बेसिक इसका, ये आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, स्टेमेन। ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, स्टेमेन कंटेन्स थीका that contains microsporangium. Okay, microsporangium helps to construct the pollen grains. Okay, जो मेन इसका मेल गैमिट है, मेल गैमिट को बनाने में पोलन ग्रेन्स फिर आगे चल के हेल्प करता है। ओके, तो ये पूरा ही चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको अच्छे से इस बात को समझना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एक सीक्वेंस में समझेंगे किस तरह से है। और सबसे पहले तो हमें जानना है कि ये जो एंथर है, ये जो हमारा स्टेमेन है, स्टेमेन किस किस टाइप का होता है। ओके, वो भी आप लोगों को बता दूं क्योंकि ये नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए एंथर हमारा होता है एक इस तरह का, जो कि इस तरह से है। यहाँ पे हमारा एंथर नहीं, स्टेमेन एक ये है, एक है कुछ इस तरह से, इस तरह से। ओके, और एक है कुछ इस तरह से। ओके, 3 तरह का स्टेमेन आपको दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। एक स्टेमेन है जिसे हम लोग कहते हैं बेजी फिक्स्ड स्टेमेन, बेजी फिक्स्ड। एक कहते हैं डॉर्सी फिक्स्ड, डॉर्सी फिक्स्ड। और एक होता है एडिनेट, एडिनेट। ओके, तीनों में डिफरेंस क्या है वो देखिए। तीनों में डिफरेंस है, बेजी फिक्स्ड स्टेमेन अगर है तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो फिलामेंट है, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, वो एंथर के बेस से कनेक्टेड है। क्लियर, समझ में आया, ये क्या है, दिस इज द बेस। तो बेस से कनेक्टेड होने के कारण इसे बेजी फिक्स्ड कहेंगे हम लोग। ओके, ये बेसल टाइप ऑफ स्टेमेन है। ओके, सेकेंड वन डॉर्सी फिक्स्ड। डॉर्सी फिक्स्ड का मीन मतलब कि जो फिलामेंट है वो एंथर के डॉर्सल पार्ट से अटैच है। ओके, समझ में आया, डॉर्सल पार्ट, डॉर्सल एंड वेंट्रल आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग ह्यूमन हैं, हमारा वेंट्रल पार्ट हमारा सामने का पार्ट है, डॉर्सल पार्ट हमारा पीछे का पार्ट है। ओके, तो एक अगर एंथर अगर फिलामेंट अगर एंथर के पीछे के पार्ट से अटैच है तो उसे हम लोग कहते हैं डॉर्सी फिक्स्ड। ओके, डॉर्सल पार्ट से अटैच होना, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डॉर्सल। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड वन एडिनेट। एडिनेट में क्या है कि दोनों एंथर के दोनों लोब्स को फिलामेंट अलग अलग करता है। ओके, डिफरेंट कर देता है। कैसे, बीचों बीच ये फिलामेंट चला गया है, ऐसा अगर स्टेमेन है तो उसे हम लोग एडिनेट कहेंगे। ओके, तो ये था कुछ कॉन्सेप्चुअल थिंग्स, इसको आप लोगों को लर्न करना है फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने माइक्रोस्पोरेंजियम की ओर, जिसमें हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ओके, तो देखिए, तो हम लोग अब करते हैं सबसे पहले माइक्रोस्पोरोफिल। ओके, माइक्रोस्पोरोफिल जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया किसे कहा जाता है, दैट इज स्टेमेन। स्टेमेन, ओके, स्टेमेन कंटेन्स, स्टेमेन क्या कंटेन किए हुए हैं, स्टेमेन के ईच लोब में 2 थीका हैं और थीका कंटेन्स स्पोरेंजियम। तो क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम ही आगे चल के
पोलन ग्रेन बनाता है। ओके, द इंटरनल पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड पोलन सेक या पोलन चेम्बर कहा जाता है। ओके, पोलन सेक और पोलन चेम्बर, ये जो अंदर का पार्ट है, ये अंदर का पार्ट, इसे ही हम लोग पोलन सेक कहते हैं। पोलन सेक या पोलन चेम्बर कहा जाता है, जिसमें पोलन ग्रेन बनते हैं। ओके, हमारे एनसीईआरटी में ये एक अलग डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, उसे आप लोग नोटिस कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये है पोलन सेक। अब ये जो है माइक्रोस्पोरेंजियम, यही आगे चल के हेल्प करेगा किस में? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। ओके, तो ये कौन से प्रोसेस को बढ़ावा देगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो क्लियर है, ये है द प्रोसेस। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हेल्प करेगा। तो ये 3 टर्म्स में अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टेमेन, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम दैट हेल्प्स टू कंस्ट्रक्ट द मेल गैमिट। ओके, ये क्या बनाने में हेल्प करता है? माइक्रोस्पोरेंजियम मेल गैमिट बनाने में हेल्प करता है, जो कि आगे चल के ये पॉलिनेशन का काम करेगी। ओके, दैट इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन से भी स्मॉलेस्ट टर्म होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या होता है। ओके, तो ये पोलन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हेल्प करता है। अब हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चरल डायग्राम समझेंगे अबाउट माइक्रोस्पोरेंजियम का, कि माइक्रोस्पोरेंजियम आखिर है क्या और वो किस तरह से आगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हेल्प करेगा। खैर, हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो अभी करने वाले हैं नहीं, पहले हम लोग स्ट्रक्चरल डायग्राम करते हैं। ओके, क्या है? तो देखिए डायग्राम। अब देखिए, यहाँ आप लोगों को बाय स्ट्रक्चर समझ में आ ही गया होगा कि दिस इज अ पर्टिकुलर एंथर। ओके, दिस इज अ कंप्लीट एंथर। एंथर हैज 4 lobes, 1 2 3 4. Each lobe has 1 theca. Each theca has 1 microsporangium. ओके, अब वो माइक्रोस्पोरेंजियम देखिए, इसे भी मैंने डिटेल में बनाया है यहाँ पर। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के आपके एनसीईआरटी के 2nd पेज में ही दिया हुआ है कि माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चरल डायग्राम क्या होता है। तो ईच माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं। ओके, 4 लेयर्स होते हैं, 4 टाइप ऑफ लेयर्स होते हैं। सबसे फर्स्ट लेयर होता है दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है एक्चुअली में? एपिडर्मिस मीन्स अपर स्किन। ओके, तो यहाँ पे अपर स्किन क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम का अपर पार्ट, एकदम ऊपरी पार्ट एपिडर्मिस कहलाता है। तो ये जो फर्स्ट लेयर मैंने बनाया है, दिस फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ओके, द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का खासियत क्या है कि ये हमेशा फ्लैट सेल का बना होता है। ओके, इसका जो सेल्स है वो फ्लैट सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट द सेकेंड लेयर दैट इज कॉल्ड एंडोथेशियम। ठीक है, द सेकेंड लेयर दैट इज कॉल्ड एंडोथेशियम, दिस वन। ठीक है, बिलो द एपिडर्मिस देयर इज एंडोथेशियम। एंडोथेशियम क्या है? एंडोथेशियम इज द पार्ट एंडोथेशियम। ओके, एंडोथेशियम क्या है? एंडोथेशियम इज द पार्ट दैट कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स। ओके, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स से एंडोथेशियम बना हुआ है और साथ ही साथ रेडियली भी अरेंज्ड है। ओके, कॉम्पैक्टली भी है और रेडियली भी अरेंज्ड है। कॉम्पैक्टली एंड रेडियली अरेंज्ड सेल्स। ठीक है, तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स है, तो इसमें कुछ एक खासियत है। क्या खासियत है? कि इसमें एक स्पेशल टाइप का लिक्विड मौजूद है जो कि इसे कॉम्पैक्ट बनाने में हेल्प करता है। दैट इज कॉल्ड कैलोज लिक्विड। ओके, कैलोज एक ऐसा लिक्विड है जो कि कैलोज एक ऐसा टर्म है जो कि इसे थिक करने में, कॉम्पैक्ट करने में मदद करता है। ओके, कैलोज इज प्रेजेंट। कैलोज थिकनिंग प्रेजेंट। किसमें प्रेजेंट है?
क्वेश्चन आता है कैलोस थिकनिंग इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, तो क्या आंसर होगा हमारा? द एंडोथेशियम। ओके, नेक्स्टली हम लोग देखते हैं, ओके नेक्स्टली हम लोग देखते हैं द थर्ड लेयर एंडोथेशियम में स्पेलिंग है CIUM, ठीक है, एंडोथेशियम। नेक्स्ट है द थर्ड लेयर दैट इज मिडल लेयर, उसे हम लोग और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ओके, देखिए मिडल लेयर कौन सा है? हमारा फर्स्ट लेयर हो चुका, हमारा सेकेंड लेयर हो चुका। ओके, अब हम लोग आते हैं द मिडल लेयर पर। मिडल लेयर ये पूरा लेयर होता है मिडल लेयर। मिडल लेयर वो लेयर होता है जो 3 to 4 लेयर्स ऑफ सेल्स से बना होता है। सबसे मेन इसका आंसर ये है, इसके लिए क्वेश्चन आता है कि मिडल लेयर कंपोज्ड ऑफ हाउ मच लेयर ऑफ सेल्स, तो क्या आंसर होगा? 3 to 4 लेयर्स ऑफ सेल्स। और साथ ही साथ ये जो लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, ये सेल्स किस टाइप के हैं? ये हैं पेरेनकाइमाटस सेल्स, ठीक है। कैसे सेल्स हैं? पेरेनकाइमेटोस सेल्स, ठीक है। मतलब इसका जो सेल्स है वो पेरेनकाइमा का बना होता है, तो इसका मतलब कि इसमें डिवीजन का कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है। साथ ही साथ ये बल्क में फूड एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है। फूड बना करके कलेक्ट करके ये अपने अंदर रख सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेयर्स है। देखिए ये दिस वन, ये सारा लेयर्स ऑफ सेल्स जो है ये है हमारा द मिडल लेयर। मिडल लेयर में 3 से 4 लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, पेरेनकाइमाटस सेल्स हैं। पेरेनकाइमाटस सेल्स के होने के कारण ये क्या काम करता है? फूड रिजर्व एंड ऑल्सो ये डिवीजन कैपेसिटी रखता है अपने अंदर, ठीक है। पेरेनकाइमा आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, क्या होते हैं? डिवीजन का कैपेसिटी उनमें होता है और वो फूड रिजर्व करने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्टली द लास्ट वन लेयर दैट इज कॉल्ड टेप्टम। टेप्टम सेल्स देखिए इस तरह से हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। टेप्टम सेल्स सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट सेल्स है, मोस्टली इंपॉर्टेंट सेल्स, ठीक है। इसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, ये क्या है? टेप्टम सेल्स आर द इनर मोस्ट सेल्स, ओके, आर द इनर मोस्ट सेल्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। टेप्टम सेल सबसे अंदर का सेल होता है। साथ ही साथ टेप्टम सेल में क्या खासियत होती है? हैविंग ये सेल्स पिरामिडल होते हैं, ओके, पिरामिडल इन शेप, पिरामिडल इन शेप होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। नंबर 3, इनमें न्यूक्लियस बाइन्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, बाइन्यूक्लिएटेड होता है। ये सब आपके एनसीईआरटी में गिवन है। बाइन्यूक्लिएटेड इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर ही अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन चलता रहता है, ठीक है। इनमें माइटोसिस होता रहता है न्यूक्लियस का, ओके, इसलिए ये बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है कि व्हाई द टेप्टम सेल्स आर बाइन्यूक्लिएटेड, तो इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस का डिवीजन माइटोसिस के रूप में होता रहता है, ओके, इसलिए ये बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं। और इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ओके। ये इनका बहुत बड़ा फीचर है कि ये क्या काम करते हैं? ये करते हैं काम, इनका वर्क क्या है? नरिशमेंट टू स्पोरोजेनस सेल्स, ओके। ये क्या काम करते हैं? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। सबसे मेन काम इनका है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। इनका काम तो ऐसे 3 तरह का है, आप लोग 3 तरह का काम एकदम अच्छे से लर्न कीजिएगा। नंबर 1 फंक्शन हो गया नरिशमेंट टू स्पोरोजेनस सेल्स। स्पोरोजेनस सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि आगे चल के पोलन ग्रेन बनाएंगे, ओके। तो इंटरनल जो टर्म है ना, इसमें इंटरनल टर्म जो कि हम जानते हैं कि इसमें ये पोलन सेक मौजूद है। पोलन सेक में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसे हम लोग स्पोरोजेनस
टिश्यू कहते हैं, उसी में स्पोरोजेनस सेल्स मौजूद होते हैं जो कि आगे चल के स्पोरोजेनेसिस करेंगे। ओके, मदर सेल उन्हें ही कहा जाता है। तो ये तो खैर आगे का टर्म है, वो मैं समझाऊंगी ही आपको। अभी फिलहाल के लिए समझिए कि नरिशमेंट का काम कौन करता है, उनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, क्योंकि टेप्टम क्लोजेस्ट टू पोलन सेक है, इसलिए टेप्टम हेल्प करता है उनको नरिशमेंट देने में। ओके, तो टेप्टम क्यों नरिशमेंट देता है, क्योंकि वो डेंस साइटोप्लाज्म का बना है। ठीक है, उसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, यानी कि नरिशमेंट कैपेसिटी ज़्यादा है। साथ ही साथ वो अटैच्ड है किससे, मिडल लेयर से, और मिडल लेयर में फूड रिजर्व है। ओके, तो फूड वो आराम से मिडल लेयर से लेकर के इंटरनल सेल्स को प्रोवाइड कर देता है। ओके, इस तरह से वो हेल्प करता है नरिशमेंट में। दूसरा वर्क इसका है एंजाइम बनाना, टू मेक कैलेज एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, कैलेज एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। क्वेश्चन आता है कि कैलेज एंजाइम्स आर मेड बाय विच लेयर, तो टेप्टम। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैलेज एंजाइम काम क्या करता है, ये डिहाइसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करता है। ओके, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि डिहाइसेंस क्या है। एंथर अपने अर्ली स्टेजेस में कॉम्पैक्टली पैक्ड रहता है। ओके, एंथर में जो पोलन ग्रेन बना है, मतलब कि जो स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है, उसमें जो ये पोलन ग्रेन बनता है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड रहता है। उसको अलग अलग करने के लिए एक कैलेज एंजाइम की ज़रूरत होती है। ओके, तो कैलेज एंजाइम एक्चुअली में वर्क किस पे करता है, कैलोज मटेरियल पर वर्क करता है। ओके, तो कैलोज मटेरियल पर वर्क करने के कारण ये जो टर्म है हमारा, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये डिहाइस हो जाता है। डिहाइस मीन्स अलग अलग हो जाना। ओके, डिहाइस मीन्स अलग अलग हो जाना। जब वो अलग अलग हो जाएगा तो उसका जो पोलन ग्रेन है वो सभी जगहों पर छितरा जाएगा, पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। ओके, ये काम बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कैलेज एंजाइम किस में हेल्प करता है, डिहाइसेंस ऑफ एंथर। ओके, डिहाइसेंस ऑफ एंथर। नेक्स्टली द थर्ड फंक्शन है कि ये टेप्टम ही है जो कि एक बहुत हार्डेस्ट मटेरियल, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल बनाता है, दैट इज कॉल्ड यूबिस बॉडी। यूबिस बॉडी, यूबिस बॉडी दैट इज कॉल्ड द मोस्ट हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, द मोस्ट हार्डेस्ट ऑर्गेनिक substance named sporopollenin। sporopollenin। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द यूबिस बॉडी का नाम क्या है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या है, द मोस्ट हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ फ्लावर। ओके, फ्लावर का सबसे मोस्ट हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलेनिन होता है, जो किससे बनता है, टेप्टम सेल्स के थ्रू बनता है। ओके, अब स्पोरोपोलेनिन का वर्क क्या है, वो स्ट्रॉन्गनेस देता है पोलन ग्रेन को। ओके, जब तक वो फ्यूज नहीं होगा, जब तक उसको पॉलिनेशन नहीं करना है, तब तक के लिए तो उसको सेफ रहना है ना। ठीक है, वो सेफ्टी कौन प्रोवाइड करता है, स्पोरोपोलेनिन प्रोवाइड उसे करता है। ओके, ये सारे ही टॉपिक्स आप लोगों को थोड़ा अननोन लग रहे होंगे, लेकिन इससे जब हम लोग और आगे पढ़ेंगे डिटेल, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक्स। फिलहाल के लिए इतना टॉपिक एकदम अपने दिमाग में रख लीजिए, एकदम अच्छे से इसे समझिए। जो भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पे थोड़ा सा एंड करते हैं। एक टॉपिक इसमें छूट गया है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फॉलो करूँगी, उसे आप लोग प्लीज़ फॉलो अप कीजिए। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।